नमस्कार, मैं सादर सरोवर आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा योग केंद्र, राजमाता अहिल्या योग केंद्र का, जिन्होंने मुझे आमंत्रित करा और इतना अच्छा कार्य इन्होंने चला के रखा है। ये आज 465वां सत्र है। ये इन्होंने इतना अच्छा विचार करा कि सबकी सेवा करें। मैं सच बताऊं, 1 साल पहले जब मैंने ये पेज देखा था, मैं राजमाता अहिल्या के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था। पर जब मैंने पेज देखा तो मैंने राजमाता अहिल्या को गूगल पर सर्च करा, उनके बारे में पढ़ा। जब मैंने उनके बारे में पढ़ा, उन्हें जाना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने इतने अच्छे अच्छे कार्य करे हैं समाज के लिए, देश के लिए, और उसी कार्य को ये संस्था आगे बढ़ा रही है। ये इतनी बड़ी महामारी आई, इतने टाइम में इतने अच्छे अच्छे योग टीचर यहाँ पे आए, उन्होंने एक एक चीज को इतनी बारीकी से बताया और आप सबने भी इसका लाभ उठाया। कोई भी चीज एकदम नहीं होती है, मतलब उसके पीछे पूरा टीम होती है। अगर आपको एक प्लेयर दिखाई दे रहा है, उस प्लेयर को तैयार करने के लिए कई जनों की मेहनत लगी होती है। इसी प्रकार ये संस्था चल रही है। इस संस्था में भी बहुत लोगों की मेहनत है। कई लोग दिखते हैं, कई लोग नहीं दिखते। तो मैं उन सभी लोगों को भी धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि ये सिर्फ कोई भी कार्य होता है अकेले की मेहनत से नहीं होता है। और मैं उन सब योग टीचरों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जो आज तक इस पेज पे आए, जिन्होंने अपना समय निकाल के आप सबको अपने ज्ञान के द्वारा अपना ज्ञान भरपूर दिया और आपने उनके ज्ञान का लाभ उठाया होगा। और मैं आज सौभाग्यशाली बनता हूँ कि इस कड़ी में जोड़ने के लिए ये राजमाता अहिल्या योग केंद्र को, कि इस कड़ी में मुझे भी चांस दिया कि मैं भी अपने कुछ विचार, जो मैंने पढ़ा है, वो अपने विचार आप सबके समक्ष रख सकूं। तो सबसे पहले कोई भी काम करते हैं, प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। प्रार्थना क्यों करी जाती है, इस पे भी एक शब्द बोलो, फिर प्रार्थना करेंगे। आपने देखा होगा, ये हमारा शरीर है। मैं इसे गंदगी का ढेर कहता हूँ, गंदगी की मशीन। गंदगी की मशीन क्यों कहता हूँ? आप अच्छी अच्छी घी, दूध, अच्छी अच्छी चीजें खाएंगे और निकालेंगे क्या? मल मूत्र, थूक, पसीना। हमेशा नेगेटिव, मतलब गंदगी बाहर निकालता है। अच्छी चीज खाता है और गंदगी बाहर निकालता है। अब जो गंदगी को बनाता है तो वो क्या होगा? गंदगी की मशीन। तो नेगेटिविटी आ जाती है। तो इस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए प्रार्थना करी जाती है। आपने देखा होगा, हर कार्य से पहले प्रार्थना करते हैं। तो कुछ भी काम अच्छा करते हैं तो प्रार्थना करते हैं। तो इसलिए हम प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। और दोनों हाथ जोड़ें, कुछ किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। पहले सांसों को सामान्य करें, गहरा लंबा श्वास भरें, श्वास छोड़ें। अब श्वास भरते हुए 3 बार ओम का जाप करेंगे। गायत्री मंत्र। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भावार्थ: हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ, सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम तेज, ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है और हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहते हैं सत्य के मार्ग पर अग्रसर करता है। इससे आशा करता आज का योग का सेशन स्टार्ट करेंगे। माता पिता को धन्यवाद करें, प्रभु को धन्यवाद करें, अपने पूर्वजों को धन्यवाद करें और धरती माता को भी धन्यवाद करें। आप सभी दर्शक जो भी हमारे पेज पे पधारे, आप सभी का भी धन्यवाद है। और मेरी आवाज वगैरह आ रही है, देख सकता हूँ। धन्यवाद सर।
मैं साधक सौरभ भट्ट आप सबके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। आज का जो हमारा सेशन है स्वास्थ्य संस्थान स्वास्थ्य संस्थान के ऊपर है, तो स्वास्थ्य के बारे में ही डिस्कस करेंगे। अब आपने देखा होगा, अगर हम खाना खाते हैं, खाना अगर कुछ दिन ना खाएं तो रह सकते हैं ज़्यादा समय, और अगर हम जल के बिना 2-4 दिन तक भी जिंदा रह सकते हैं। पर अगर हम श्वास न लें तो हम कुछ मिनटों में ही मर जाएंगे। तो श्वास सबसे ज़्यादा जरूरी है हमारे लिए। श्वास क्या होता है? जो वायुमंडल है, वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेना और जो हमारे अंदर विजातीय द्रव्य वगैरह हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, उसे बाहर निकालना। ऑक्सीजन ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, ये श्वसन कहते हैं। अब इस श्वसन क्रिया में ये जिस मार्ग का प्रयोग कर होता है उसे ही श्वसन संस्थान कहा जाता है। तो इसे समझने के लिए थोड़ा सा और पीछे आते हैं। हमारा शरीर किससे बना है? कोशिकाओं से बना है। छोटी छोटी लाखों कोशिकाएं होती हैं। अब कोशिकाओं से क्या बनता है? ऊतक बनता है, जिसे टिश्यू भी बोला जाता है, और कोशिका को सेल बनाता है। अब जब टिश्यू मिलते हैं तो एक अंग का निर्माण करते हैं। अब कुछ अंग मिलके एक संस्थान का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से हमारे शरीर में 8 संस्थान है। 8 संस्थान में से एक हमारा श्वसन संस्थान भी है। तो आज का विषय हमारा श्वसन संस्थान का रहेगा। तो श्वसन संस्थान का ही हम आसन प्राणायाम वगैरह करेंगे, जिससे क्या होता है। अब श्वसन संस्थान में कौन कौन से अंग आते हैं? आप श्वास लेने के लिए नासिका का यूज करते हो तो नासिका हो गया। कई बार श्वास हम मुंह से भी ले लेते हैं, पर हमें श्वास नाक से लेना ही ज़्यादा फायदेमंद बताया गया, क्योंकि नासिका के अंदर एक बाल होते हैं, आपने देखा होंगे बारीक बारीक बाल। तो वो क्या क्या हम काम करते हैं, जो हम श्वास लेते हैं, जितनी भी वायु में गंदगी वगैरह, तो वो बाल उन्हें रोक लेते हैं। और जो ठंडी हवा है, ठंडी हवा एकदम ना घुसे, तो बालों के से जब जाएगी गुजरते तो उसे गर्म कर देती है, शरीर के तापमान में कर देती है, जिससे कि हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और अगर आपको श्वसन संस्थान में कहीं दिक्कत है तो कौन कौन से रोग होते हैं? आपको खांसी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगा, साइनस हो जाएगा, आपको दमा हो जाएगा। दमा क्या होता है? कई लोग क्या होते हैं कि अंदर रहते हैं, बाहर धूप में नहीं निकलते, उन्हें पसंद नहीं होता, नमी वाले स्थान में रहते हैं। तो जब अपनी बॉडी को विटामिन डी नहीं मिलेगा, जैसे आपने घर में देखा जहाँ पे धूप नहीं लगती वहाँ पे फंगस लग जाती है। दमा भी एक तरह का फंगस ही होता है। वो क्या है? फंगस हमें बाहर दिखती, ये हमारे शरीर में, तो ये हमारी नली ग्रास है, जहाँ से श्वास जाती है, तो ये सिकुड़ जाती है। जब सिकुड़ जाएगी, हमारी नसें जो श्वास को लेकर जाती हैं वो सब कोशिका वगैरह सिकुड़ जाएगी, तो श्वास तो हमारा दम घुटने लगेगा। तो यही दमे की बीमारी होती है। तो हम आसन स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा जो पहलवान है, पहलवान क्या करता है? दंड मारता है। दंड क्या? पर्वतासन और भुजंगासन। तो दंड से वार्म अप भी होता है, पूरा हृदय भी खुल जाता है। तो इसका श्वसन संस्थान में जो मेन अंग है वो कौन सा है? फेफड़े, लंग्स, क्योंकि सारी वायु लेने का काम वही करता है। और फेफड़े का क्या काम होता है? फेफड़े के द्वारा जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं ये पूरे रक्त में मिल जाती है। एक एक सेल को जो ऑक्सीजन है वो हमारे शरीर को प्राप्त होती है। तो सबसे पहले दंड से शुरुआत करेंगे, सर्वांग भी करेंगे। पर्वतासन में आ जाए, पर्वतासन में आए और आगे की ये अष्टांग नमस्कार की तरह का पोज है, पर इसको घुटने हवा में रहेंगे, पूरा बैलेंस दोनों पैरों के पंजों पे और हाथों पे। अब यही से भुजंगासन में आएंगे और फिर यही से ही वापिस आ जाएंगे। इसी क्रिया को थोड़ा फास्ट गति से करेंगे। इससे क्या है? पहलवान यही करता है और इसी को करने से शक्ति आ जाती है। इससे आपके पूरे फेफड़े खुल जाते हैं। आपका जितना होगा, 1 राउंड 2 राउंड, और इससे आपका पूरा शरीर वार्म अप भी हो जाएगा। आप देखोगे तो आपका पसीना भी पूरा भरपूर आएगा। कुछ माताएं बहनों से इस प्रकार के डंडे लग पाते हैं, तो वो क्या कर सकती हैं? शशांक आसन में आए और नीचे जाए, वो इस प्रकार डंड लगा सकती है।
जिनसे वैसे नहीं लगेगा तो वो ऐसे लगा सकते हैं। आप भी लगाएं। कोई भी चीज, अच्छी बात खाली सुनने से कुछ नहीं होता जब तक आप खुद ना प्रयोग करें। अगर आप खाली योग को सुनेंगे खाली, तो आप बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट तो जब होगा जब आप करेंगे। खाली सुनने से क्या है? कुछ नहीं। खाली सुना, उसे प्रयोग तो कभी करा नहीं। वो कहते हैं ना, अच्छी बात पोस्ट करने से, बोलने से कुछ नहीं होता। 10 अच्छी बात पोस्ट करी बोली, उससे अच्छा है एक अच्छी बात को अपने जीवन में उतार लिया, वो आपका जीवन उतार देगी। तो इसी प्रकार जीवन में होता है, ज्यादा नहीं तो आधा घंटा रोज करें। इस प्रकार आप दंड करें। दंड करने से आप देख रहे होंगे पसीना अच्छी तरह आ गया है। अभी तो थोड़े ही करें। आप शुरुआत में 5 करें, 10 करें, 20 करें, 25 ऐसे बढ़ाते चले जाएं, तो आपका देखोगे फेफड़े जो है पूरे आपको खुले हुए महसूस होंगे। और आप योग और एक्सरसाइज में एक फर्क है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे हमने करा, ये एक्सरसाइज का रूप हो गया। योग में क्या होता है? श्वास प्रश्वास का ध्यान रखना होता है, और होल्डिंग के साथ करते हैं तो वो योगा होता है, और फटाफट करते हैं तो वो एक एक्सरसाइज बन जाती है। सांसें सामान्य करें। दोनों हाथ आगे करें, श्वास भरते हुए पीछे की साइड पूरा खोलें, जिससे आपके पूरे फेफड़े खुलेंगे, और होल्ड करें। जब ना रुका जाए फिर वापस। इसे थोड़ा मध्यम गति से करेंगे, अच्छे से बोलें। इस प्रकार जब आप खोलते हैं तो आपका वो होता है। अब इसी का दूसरा स्टेप है, अपने हाथ को ऐसे इस प्रकार रख लीजिए, इससे भी आपके फेफड़े एकदम खुलते हैं जब आप पूरा अच्छे से करते हैं। इस प्रकार से भी 10 से 20 बार आप कर सकते हैं। अब कुछ आसन हम खड़े होकर लेंगे। खड़े होने के बाद फिर बैठ के करेंगे। ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। ताड़ासन भी इसके लिए बहुत अच्छा है। दोनों हाथ पैर मिलाएं, दोनों हाथ धीरे धीरे ऊपर की ओर लेके जाएं। जब 180 डिग्री पे आ जाए तो धीरे पर ऊपर लें, धीरे धीरे ऊपर की साइड लेके जाएं, ग्रिप बनाएं, और दोनों हाथों को बिल्कुल कांधे से हटा दें। तो हाथ में कांधे से श्वास भरें, श्वास भरते हुए पूरा ऊपर की ओर खींचें। अब धीरे धीरे एड़ी को भी ऊपर उठाना। किसी स्थिर बिंदु को देखने में स्थिरता आती है, स्थिर होकर देखते जाए। अब कई लोग मुझे कहते हैं कि आप साधक क्यों लगाते हैं? आप तो योग जानते हैं, आपने योगा में एमए भी करा है। तो जो भी साधना के पथ पे है वो साधक ही कहलाता है, और जिसे सत्य और ज्ञान की प्राप्ति हो जाए वो योगी या योगाचारी वगैरह बन सकता है। तो अभी तो साधना चली भी है, सीख रहे हैं। अभी इस पेज पे बहुत अच्छे अच्छे लोग आए, पीछे एक बार और करेंगे। सुमन रावत जी आई थी एक बार, उन्होंने योग मुद्रा के बारे में बताया था। हम तो सिंपल ही कर लेते हैं। अगर योग मुद्रा आपकी इस प्रकार है तो इसका मतलब ऋषि मुनि करते थे, ज्ञान दे रहे हैं। ऐसे है तो ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं। तो उनसे मैंने ये चीज़ सीखी। मैं भी ऐसा नहीं है, औरों के सेशन देखता हूँ। पीछे राकेश सर आए थे एक दिन, अपने बच्चे को लेके आया था, 2nd क्लास में लड़का था। अगर हम भी इसी प्रकार अपने बच्चों को योग से जोड़ेंगे, तो वो कहते हैं ना, बच्चे देश का भविष्य है। तो अगर बच्चों को अच्छी चीज़ सिखाएंगे तो अच्छा होगा। अब करेंगे तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन करने के लिए पूरा श्वास भरें, भरते हुए राइट साइड जाएंगे। इसमें ध्यान रखें, कई लोग क्या होता है, ज़्यादा झुकने के चक्कर में ना ऐसे आगे झुक जाते हैं। हमें ऐसे आगे नहीं झुकना है, क्या आप थोड़ा झुकें पर बिल्कुल साइड में। देखो, चाहे थोड़ा झुको बिल्कुल साइड में,
तो आपका फैन होगा, इससे आपका फैट भी कम होगा और आपके लंग्स भी प्रभाव में आएंगे। ना रुकने की स्थिति में धीरे धीरे वापिस ऐसे ही दूसरी साइड करेंगे। ये आपकी फैट पे भी काम करेगा और लंग्स पे भी काम करेगा और आपकी साइड की चर्बी भी इससे बहुत जल्दी कम हो जाती है। ना रुकने की स्थिति में वापिस धीरे धीरे हाथ वापिस लाएंगे, कटी चक्रासन करेंगे। दोनों पैरों को कंधे को बराबर खोल लीजिए। अगर आपको बीच में जरूरत पड़ती है कि आपको लगता है कि आपके श्वास चढ़ गए हैं, तो आप किसी भी स्थिति में पहले सांसों को संभालने करें। योगा चढ़ी हुई सांसों में नहीं करना चाहिए, इसलिए बीच बीच में आप रिलैक्स भी लेके सांसों को संभालने कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके सांस संभालने हैं तो अगले आसन में जा सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोनों हाथ आगे करें, श्वास भरें, श्वास भरते पीछे की साइड जाएंगे। जितना आप पीछे जा सकते हैं जाके होल्ड करें। श्वास पर श्वास का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। ना रुकने की स्थिति में धीरे धीरे आगे आए, दूसरी साइड से जाएंगे। मैं राकेश सर का बता रहा था, तो उन्होंने अपने बच्चों को लेके आते हैं और बहुत ही अच्छा उनके अभ्यास करते हैं बच्चे भी। तो इसी प्रकार अगर आप बच्चों को अभी से अच्छी चीज सिखाओगे, अच्छे संस्कार दोगे, तो वो देश को आगे ले जाएंगे। वो कहते हैं ना, भूत के पैर पालने लगे पता चलता है कि कैसे निकलेगा। अगर आप शुरुआत से अच्छी शिक्षा दोगे तो वो अच्छा ही जाएगा। अगर शुरुआत से थोड़ा सा वो करोगे, तो इसलिए अपने बच्चों को जरूर जोड़ें। हमारे मोदी जी का भी नारा है, फिटनेस की दौड़ आधा घंटा रोज। जो व्यक्ति अपने लिए आधा घंटा नहीं निकाल सकता, अगर वो बीमार है तो वो गलत नहीं है। आप पर प्राकृतिक जीवन शैली अपनाने के कारण हम बीमारी को झेल लेते हैं। प्रकृति कहती है हमारा शरीर बीमारी के लिए बना ही नहीं है, इसे तो जबरदस्ती बीमार करा जाता है। नहीं बीमार हो इसे आप थोड़ा तेज स्पीड से भी कर सकते हैं। अब हमारी शरीर पूरी तरह वार्म अप हो चुका है। अब हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास लेंगे। सूर्य नमस्कार के लिए अपने आसन के अगर भाग पे आ जाए, एडी मिली रहेगी, पंजे खुले रहेंगे इस प्रकार। एडी मिली हुई है, ये पंजे खुले हुए हैं और दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में हृदय के बिल्कुल सामने, बिल्कुल एक सरल रेखा में बिल्कुल सीधा होगा। और जो ये नमस्कार है, ये 45 के एंगल में इस प्रकार झुका हुआ होगा। और जो ये अंगूठे का जड़ है, यहाँ पे गड्ढा सा होता है ना, इस पे आप प्रेशर बना के रखें। सूर्य नमस्कार हर एक चीज के लिए लाभदायक। आपको फैट कम करना हो, फैट पे भी काम करेगा। आपके श्वसन की दिक्कत हो उसमें करेगा, आपके पाचन में दिक्कत हो उसमें करेगा। ये एक कंप्लीट सेट है। अगर कोई सूर्य नमस्कार कर लेता है तो उसे कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इसलिए सूर्य नमस्कार जरूर करते हैं। इसमें 7 आसन और 12 स्थिति होती है। तो सबसे पहले सूर्य देव का आह्वान करेंगे मित्र के रूप में। श्वास भरें और आराम करें। ओम मित्राय नमः। दोनों हाथों को खोलते हुए ऊपर की ओर लेके जाएं। पूरी तरह अच्छी तरह से ताड़ना करें, खींचे। और अब श्वास भरे भरे हाथ और गर्दन का झुकाव थोड़ा पीछे की ओर। इसमें आप चाहे तो सिर्फ इतना झुकाव लें, अगर आप ज्यादा भी जा सकते हैं। अगर आप नए साल रखते हैं तो सिर्फ इतना ही लें। पुराने साल रखते हैं तो आप ज्यादा भी जा सकते हैं। और श्वास खाली करते हुए आगे की ओर आए। दोनों हाथों को दाएं बाएं रखने का प्रयास करें। 20 उंगली एक सीध में रखने का प्रयास करें। और जो आपका माथा है, माथे को घुटनों से लगाने का प्रयास करें। और जो आपकी हथेलियां है, पूरी हथेली दाएं बाएं रखें। अगर आपका हाथ यहीं तक नहीं जा रहा है तो इस प्रकार धीरे धीरे लचक लेके करा करें, तो धीरे धीरे आपका इंतजाम रहेगा। जब हाथ पूरा लग जाए तो सर को घुटने से लगाने का प्रयास करें।
एक ही बार में दाएं पैर को अधिक से अधिक पीछे की साइड ले जाएं, अश्व संचालन। इसमें आपको, अगर आपके दोनों पैरों में विपरीत खिंचाव हो रहा है तो आपका पोज सही है, और इसमें आपको गर्दन को अधिक से अधिक ऊपर उठाना है। कई लोग एडवांस पोज दिखाने के लिए, कमर सीधी दिखाने के लिए इस प्रकार उंगली पे आ जाते हैं, पर हमें प्रभाव के साथ करना है। जब आप ऐसे रहोगे, पूरा धीरे नीचे रहेगी, तो आपके घुटने से आपके पेट की अंग वगैरह, छाती वगैरह पूरा दबेगी, सारे अंग प्रभाव में आएंगे। अब बाएं पैर को पीछे लेके जाए। कई लोगों को साइटिका की शिकायत होती है, अगर ये पोज अच्छे से करते हैं पर्वत आसन, तो साइटिका तक समाप्त हो जाती है, और साइटिका हुई है तो समाप्त हो जाएगी, और जिंदगी में कभी साइटिका नहीं होगी। ये जो हमारी साइटिका नब्ज है, यहाँ पे आपको बड़ा भयंकर वाला पेन हो रहा होगा, तो आपकी साइटिका नब्ज पूरी प्रभाव में आ जाएगी। इसमें आप अपना सबको भी ठीक लगा सकते हैं शुरुआत में, पर ऐसे ही रहें। अगर आपकी शुरुआती कंडीशन है, दोनों हाथों के बीच में गर्दन रहेगी बिल्कुल सीधे। जब ना रुका जाए तो यहीं से आप एक सरल रेखा में आ जाए, जिसे फ्लैंक पोज बोलते हैं। वैसे तो डायरेक्ट अष्टांग नमस्कार में जा सकते हैं, तो इससे अष्टांग नमस्कार में जाने में आसानी रहती है। पीछे की ओर आए शशांकासन के तौर पे, और ये वैसे सूर्य नमस्कार का पूज नहीं है, जोड़ा हुआ पूज है, सिर्फ आने के लिए। अष्टांग नमस्कार में शरीर के 8 अंग, शरीर, दोनों पैरों के पंजे, घुटने, दोनों हाथों के तेज सीना और मस्तक। आपका मस्तक नहीं लगता तो आप इस प्रकार थोड़ी भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है मस्तक लगाएं, दोनों में से एक चीज लगा लें, या तो थोड़ी लगेगी या माथा। जब ना रुका जाए, आगे की ओर रेंगते हुए भुजंगासन में आ जाए। भुजंगासन में आपके फेफड़े पूरे प्रभाव में आ जाए। आप चाहे तो दोनों पैरों को सीधा कर सकते हैं, अधिक से अधिक पीछे खिसक जाए। अब श्वास भरते हुए अष्टांग नमस्कार में भुजंगासन तक सारे पोज हमारे अलग थे, 7 आसन थे। अब यहाँ से हमारे रिपीट चालू होती है। इस प्रकार घड़ी की सुई होती है, 12 घंटे होते हैं, 12 से 6 तक अलग अलग एंगल होता है। उसके बाद एंगल आपका दोबारा रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, ऐसे ही रिपीट हो गया सारे कुछ। पर्वत आसन में जाए, आप चाहे तो इस प्रकार सर को भी लगा सकते हैं, और इस एक ही बार में प्रयास करें। पैर दोनों हाथों को मध्य आ जाए, और दूसरे पैर को बिठाएं, सर को घुटने से लगाने का प्रयास करें। धीरे धीरे उठते जाएं। आपका झुकाव थोड़ा पीछे की ओर, आप ज्यादा भी जा सकते हैं। यहाँ से प्रणामासन वापस आ जाएं। ये एक सूर्य नमस्कार हुआ। आप जितने भी चाहे सूर्य नमस्कार ले सकते हैं, अपनी स्थिति के अनुसार भी आप आगे पीछे कर सकते हैं। मतलब अगर आपको फैट कम करना है तो आप तेज स्पीड में करेंगे तो आपका फैट कम हो जाएगा। अगर आपको पूरा प्रभाव लेना है, एक एक अंग पे प्रभाव लेना है, तो होल्ड के साथ भी करेंगे तो आपका एक एक अंग पे प्रभाव पूरा आएगा। और आप सभी दर्शकों का हमारे यहाँ पेज पे लाइव पे स्वागत है, जो भी देख रहे हैं। और सिर्फ देखे नहीं, देखने के साथ साथ थोड़ा सा आप करने का भी अभ्यास करें। और सूर्य नमस्कार के चाहे आप 1 राउंड लें, चाहे 2 राउंड लें, चाहे आप 108 राउंड लें, उसके बाद शवासन में लेटना जरूर चाहिए। सूर्य नमस्कार का जितना भी प्रभाव है, जब आप शवासन में रिलैक्स करते हैं तो आपको पूरा प्रभाव शरीर पे आता है, और आपका प्रभाव में शवासन में दोनों पैरों में 10 से 12 इंच का फासला रहेगा। पैरों के पंजे दाएं बाएं को रुके होंगे, हथेली हाथों की हथेली अर्धखुली अवस्था में, हथेली और आसमान की ओर। अगर कंधों में जरा सा भी तनाव है तो तनाव मुक्त
पूरा शरीर तनाव में। श्वास लें और श्वास छोड़ें, नमः शिवाय का जाप करते रहें, या आपको कोई भी गुरु मंत्र उसका भी सहारा ले सकते हैं। अगर आपको कोई मंत्र नहीं करना है तो आप अपने शरीर का निरीक्षण कर सकते हैं, पैर सर के दाएं पैर का नीचे देखते हुए धीरे धीरे शरीर का मुंह पर की साइड देखते हैं, चोटी वाले भाग पे जाए, चोटी वाले भाग से लेफ्ट अंग के अंग देखते हुए पैरों के अंगूठे तक जाए। इस प्रकार भी आप कर सकते हैं, आपकी श्रद्धा है। इसके बाद हम लेटे लेटे ताड़ासन भी कर सकते हैं। अब नावासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ पीछे बिल्कुल सीधे, पैर आगे की साइड, सामान्य सामान्य सांस भरते हुए 90 डिग्री तक लाएं। 90 डिग्री तक आने के बाद दोनों पैरों को सर के पीछे लें। जितने भी आप इसके पैर जाएं, पूरे नहीं जाते तो आप आधे ले जाएं और फिर इस प्रकार दोनों आराम करें। ध्यान रहे दोनों हाथ कानों से चढ़े रहेंगे, घुटना बिल्कुल भी नहीं मुड़ेगा। इस प्रकार आप नावासन कर सकते हैं। उसके बाद आप रिलैक्स कर लीजिए। अगर आप बीमार हैं तो नावासन एक बारी में ना करें, अगर आप स्वस्थ हैं तो जरूर करें। इससे आपकी रीढ़ की हड्डी की मसाज भी होती है, जिसे मेड पॉइंट बोला जाता है। सांसों को सामान्य करें। जब आपकी श्वास सामान्य हो जाए तो इसमें आप गौमुख आसन कर सकते हैं। गौमुख आसन के लिए दोनों पैर मिलाएं, जिसे दंडासन बोलते हैं। कमर आपकी सीधी रहनी चाहिए। साइड से दिखाता हूँ। वैसे हम पूरे दिन ऐसे बैठते हैं तो प्रयास करें कि कुछ समय बिल्कुल सीधे होकर बैठें। दाहिने पैर को घुटने से मोड़ते हुए इसकी एड़ी पे ऐसे इस प्रकार बैठना है। एड़ी के ऊपर बैठ के अब बाया घुटना दाएं घुटने के ऊपर, घुटने के ऊपर घुटना आएगा तो ये एक गौ के मुंह के समान की आकृति बनेगा, इसलिए सब गौमुख आसन कहा जाता है। जोन सा घुटना ऊपर होगा वो हाथ तो ऊपर से आएगा, और जोन सा पैर नीचे है वो हाथ पीछे से आएगा। प्रयास करें कोहनी को अधिक से पीछे की साइड खींचने का। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। वापिस आएंगे, अब दूसरी साइड से करेंगे। दूसरी साइड का आपको मैं साइड से करके दिखाता हूँ, जिससे आपको फ्रंट से और साइड से देखेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। कोई भी चीज करें पहले उसे उसके बारे में अच्छी तरह जानें, और जब करें अगर आप अच्छी तरह नहीं जानोगे तो वो चीज आपको हानिकारक भी कर सकती है। देखो इसमें कई लोग ऐसे कोहनी रखते हैं, इस कोहनी को बिल्कुल सीधा सीधा करें और गर्दन के ठीक पीछे लाने का प्रयास करें। अगर आपकी ग्रिप ऐसी है, शुरुआत में अगर आपका हाथ नहीं जाता है तो इस प्रकार जाएगा, इस प्रकार जाएगा। नहीं जाता तो आप किसी कपड़े का भी सहारा ले सकते हैं। इस प्रकार डालें, पकड़ें, इस प्रकार खींचें तो धीरे धीरे आपका हाथ मुड़ने लगेगा। जब आपका हाथ जाने लगे, इस प्रकार उंगली जाने लगे, तो उसे धीरे धीरे उंगली से पकड़ बनाएं, ग्रिप ऐसे बनाएं। जब ऐसी ग्रिप बन जाए तो उसे ऐसी ग्रिप बनाएं। धीरे धीरे आपकी ग्रिप बढ़ती चली जाएगी और उसे पूरा पीछे से खींच के रखें।
कहते हैं ना, करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान। तो अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे सब चीज होने लगती है, कोई भी चीज असंभव नहीं है। और बीच बीच में रिलैक्स जरूर कर लें। अगर आप बीमार हैं, अगर स्वस्थ हैं तो आपको कोई नहीं, आप लगातार कर सकते हैं धीरे धीरे। अब करेंगे अर्धमच्छेद्रासन। इसमें दाहिने पैर को इस पर बैठना नहीं है, साइड में चिपका के रखना है इस प्रकार, ठीक है। साइड से दिखाओ मुझे, फ्रंट से। चलो एक बार फ्रंट से दिखाता हूँ, एक बार साइड से दिखाता हूँ। पहले साइड से देखिए। अब लेफ्ट पैर को इस प्रकार रखेंगे अच्छे से, ठीक है। इस प्रकार पैर के पंजे को पकड़ें और पीछे की साइड यूज करें। बहुत अच्छा आसन है, श्वसन तंत्र के लिए भी और फैट के लिए भी। एक आसन के कई फायदे होते हैं। इसे अलग हो तो इसे पूरा जोड़ के रख दें। जोड़ के जो हिप्स का है, ये आपकी हिप्स की सपोर्ट है, इसकी सपोर्ट पूरी बना के रखें तो आप इसकी अलाइनमेंट बिल्कुल सीधा आएगा। और इस प्रकार पहले घुटने को सीधा करने का प्रयास करें। जब ये घुटना सीधा आ जाए, जो आपकी कंधा है, कंधे की कांच पे घुटने को फंसाएं और पैर के पंजे को इस प्रकार पकड़ें। जब ये पकड़ में आ जाए, अगर आप पीछे नहीं घूम सकते तो हाथ को यहाँ भी रख सकते हैं और यहाँ रख के जितना आप पीछे की साइड ट्विस्ट करेंगे उतना ये पोज आपको प्रभावशाली रहेगा। इसमें आप जितना होल्ड करेंगे उतना प्रभाव रहेगा। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, और कोई आसन लगता आप 10 मिनट इसमें भी होल्ड कर लें तो ये बहुत लाभकारी है। हमें और चीज भी बतानी है, इस वजह से ज्यादा होल्ड करके नहीं दिखा सकते। कोई भी आसन एक साइड से करें तो दूसरी साइड से जरूर करें। ऐसा ना करें कि बस एक साइड से कर लिया, अगला आसन दूसरी साइड से कर लिया। दोनों आसन दोनों साइड से होना बहुत जरूरी है। वापिस आ जाए, दोनों पैर फिलहाल रिलैक्स कर लें। अब हम करेंगे वज्रासन के आसन। दोनों पैर मिलाएं और मोड़ते हुए वज्रासन में आ जाए। एकमात्र आसन है जो खाना खाने के बाद हम कर सकते हैं, बाकी कोई आसन हम खाना खाने के तुरंत बाद नहीं कर सकते हैं। इस आसन को करने से अगर आप भोजन के तुरंत बाद खाते हैं तो कहते हैं 10 मिनट बैठे तो 10 किलोमीटर तक का फायदा आपको मिल जाता है। जितना 10 किलोमीटर आपको पैदल चलने का फायदा मिलेगा उतना ही फायदा आपको ऐसे बैठने से मिल जाएगा। मंडूकासन करेंगे, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद करेंगे, मुट्ठी को इस प्रकार रखें, श्वास भरें और श्वास भरकर गर्दन पूरा पीछे गए, श्वास खाली करते हैं, धीरे धीरे आगे की ओर झुकते जाए। नाक में की स्थिति वापस आ जाए। इसमें ध्यान रखना है जितनी देर हो श्वास नहीं रोकें। श्वसन में क्या होता है, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, श्वास को अंदर भर के रोकना, श्वास को बाहर रख के छोड़ना। इससे क्या होता है, हमारा श्वसन अच्छा है। कहते हैं जो आदमी का जीवन काल है श्वासों पर निर्भर होता है कि उसकी फिक्स बात होती है कि एक आदमी इतनी श्वास लेगा। अब जो योगी पुरुष होते हैं
अब सामान्य व्यक्ति क्या 15 से 16 सांस लेता है, जो अपने आप को साध लेते हैं वो 1 मिनट में और कम श्वास कर लेते हैं, का प्रयोग करते हैं, इसलिए लंबा जीते हैं। और जो आपका नशा वगैरह करते हैं, गलत काम करते हैं, तो क्या है उनका फेफड़े वगैरह कमजोर रहते हैं, वो 1 मिनट में ज़्यादा सांस लेने लगते हैं, 25, 30, 35, 40 तक भी ले लेते हैं। तो क्या होता है, आपने देखा होगा जो ज़्यादा दारू पीते हैं वो जल्दी 38, 35, 40 की एज में निकल लेते हैं। तो यही प्रभाव पड़ता है। आप बाएं हाथ को नाभि पर रखें, दायां हाथ उसके ऊपर रखें, श्वास पूरा भरें, श्वास खाली करके नाभि की इसमें ध्यान रखें इतनी देर ही रुकना है जितनी देर आपकी श्वास रुके, और गर्दन को पूरा उठा के रखें। जब आप गर्दन को सामने की साइड उठा के रखते हैं तो आपके चेहरे पर पूरा प्रभाव आता है। इससे जो कहते हैं ना तेज, इससे तेज भी बनता है। हमारी माताएं बहनों, जब भी मैं लेडीज़ को क्लास में कराता हूँ तो मैं जरूर कराता हूँ, अगर इसका अभ्यास आप रेगुलर करते हैं तो आपके फेस पे नेचुरली ग्लो आ जाता है। फिर आपको क्रीम पाउडर भी यूज नहीं करनी पड़ती, आपका क्रीम पाउडर का खर्चा भी बच जाता है। आप राइट हैंड रखेंगे, लेफ्ट हैंड उसके ऊपर। एक गिलास में सारी चीज डालना संभव नहीं हो पाता। अब हमने आगे झुकने का करा है, इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। जो भी हम चीज करते हैं उसका अपोजिट जरूर करना चाहिए। अगर आप सोचते हैं आप देख के कर सकते हैं, तो मेरी तो सलाह दूंगा कि आप जब भी योग करें या कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करें, किसी के निरीक्षण में करें, क्योंकि इसमें आप छोटी सी गलती भी आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकती है। क्योंकि इस समय मैं आपको देख नहीं रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, क्या पता आप मिस्टेक कर रहे हो। अपनी क्लास में हम बहुत देखते हैं कि क्या करते हैं, हम कितना भी समझाएंगे लोग उसके बाद भी गलती कर बैठते हैं और वो हानिकारक हो जाते हैं। उष्टासन के लिए इतना कंधे के बराबर आप पैरों को खोल लेंगे और पैरों के पंजे ऐसे खड़े नहीं रखेंगे, पूरा फैला लेंगे। अंगूठे, दोनों अंगूठे के रीढ़ के अंदर छोर पर रहेंगे, उंगलियों का तो आगे की ओर रहेगा। श्वास भरते हुए पीछे की ओर पर बनाते जाएंगे। जब आपको कर्व पूरा बन जाए, अगर आपका कर्व नहीं बनता तो आप सिर्फ इतना ही करते हैं, जब आपको कर्व पूरा बन जाए तो एक हाथ उठाएं पैर के ऊपर, दूसरा उठाएं दूसरे पैर के ऊपर, और नाभि को आगे की ओर धक्का दें। जब होल्ड ना हो तो धीरे धीरे इस प्रकार वापस आ जाए। ये हमने आसनों का अभ्यास करा है, कुछ प्राणायाम भी ले लेते हैं। आप जो आप पतंजलि जी हैं, पतंजलि जी ने अष्टांग योग के बारे में बताया है। अष्टांग योग में भी उन्होंने बताया यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अगर कोई योग साधना से जुड़ता है तो सबसे पहले उसे यम नियम का पालन करना चाहिए। उसके बाद जब यम नियम का पालन करेगा, फिर वो यम यम क्या है, हम व्यवहारिक ज्ञान कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए सबके साथ। नियम क्या है, हमें पता होना चाहिए हमें अपने ऊपर कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमें कैसी जीवन शैली को अपनाना चाहिए, क्या कहना चाहिए उसमें शुद्धि क्रिया वगैरह में। पहले शुद्धि क्रिया के द्वारा हम अपने शरीर को, आप देखते हैं जैसे ऊपर से देखते हैं, आप नहाते हैं सिर्फ ऊपर से सफाई होती है। अगर आप खाने के बर्तन को सिर्फ बाहर से मांझ के यूज करें, अंदर गंदगी जमती जाएगी ना, उसी प्रकार हमारा शरीर है। तो उसके लिए क्या होता है, हमें बर्तन की अंदर से सफाई करते हैं, उसी प्रकार हमें अपने शरीर की भी अंदर से सफाई करनी चाहिए। इसके लिए षटकर्म होते हैं, उसमें 6 क्रियाएं हैं। उसकी पहली क्रिया नीति है, जो सतत संतान के लिए बहुत लाभकारी है। जल नीति होती है, नीति के द्वारा हमारा जो ऊपर का हिस्सा होता है वो पूरा उसकी सफाई की जाती है, और आपके नासिका के द्वारा संबंधित रोग, गले के संबंधित रोग सारे इससे दूर होते हैं। तो आप नीति का प्रयोग करेंगे तो आप इसमें फायदा जरूर देखेंगे। और कई बार आपने सुना होगा डॉक्टर कहते हैं हड्डी बढ़ गई। कभी आपने देखा यहाँ की हड्डी बढ़ गई, वहाँ की हड्डी बढ़ गई, तो नाक की हड्डी कैसे बढ़ जाती है? हड्डी कभी नहीं बढ़ती है। उसमें क्या होता है, जब आप गंदगी इकट्ठी हो रही है, गंदगी इकट्ठी हो के वो जम जाती है, गंदगी इकट्ठी होकर वो पत्थर की बन जाएगी, सीमेंट की तरह। जैसे सीमेंट जम जाता है ना, वैसे जम जाती है। डॉक्टर लोग उसका ऑपरेशन करते हैं कि हड्डी बढ़ गई,
तो वो तो पैसे बनाने का काम करते हैं। कहीं मेरे पे पेशेंट है, उन्होंने कहा हड्डी बढ़ गई, मैंने हड्डी वड्डी कुछ नहीं बढ़ती। तो पहले उन्हें जल नीति कराई, जब जल नीति होने लगी तो रबड़ नीति, ना रबड़ नीति का सुतुर नीति, जब कपड़े का सुतुर का रगड़ लगी, वो हड्डी वड्डी जो जम रहा था, बलगम वगैरह पत्थर और सीमेंट सा बन गया था, एक दो रगड़ लगी वो साफ हो गया। फिर वो मैंने कहा भाई कहाँ है हड्डी, या तो उसका लाखों रुपए का डॉक्टरों ने खर्चा बता देता, या उसका फ्री में ही इलाज हो गया। तो हड्डी नहीं बढ़ती, तो इसलिए नीति का जरूर प्रयोग करें, नीति करा करें, तो उससे आपको श्वसन संस्थान के लिए बहुत लाभकारी होगा। अब आपकी प्राणायाम की बारी। प्राणायाम के लिए आपकी इच्छा है, आप किसी भी आसन में बैठ जाएं। ये वज्रासन है, सुखासन है, जिसे देसी भाषा में परोक्षी भी कहते हैं, भाई परोक्षी मार के बैठ जाओ। सुखासन है जिसमें सुख की अनुभूति होती है बैठने में, वो सुखासन। अर्ध पद्मासन, एक पैर, चाहे तो आप येला पैर रख लीजिए, चाहे येला पैर रख लीजिए। वज्रासन, वो पद्मासन, पद्म के फूल के समान आकृति बन जाती है, उसको पद्मासन बोलते हैं। जिसमें भी आपको सुविधा होती है उसमें आप बैठ सकते हैं। तो किसी भी आसन में आप बैठ जाएं। आज भस्त्रिका प्राणायाम, दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, श्वास भरें और श्वास खाली करते हुए इस प्रकार लेंगे। एक तरह से क्या है, आप ऐसा सोच के करिए, ऊपर ब्रह्मांडीय ऊर्जा फैली हुई है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को पकड़ रहे हैं और अपने शरीर में भर रहे हैं। ठीक है, तो इस क्रिया को मैं 15-20 बार करके दिखाता हूँ, तो 50-100 बार करना चाहिए। चलो आज 50 बार कम से कम करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। हर बार श्वास भरेंगे और आएंगे, श्वास भरा और श्वास खाली करते हुए। चलो स्टार्ट। इस प्रकार जितना आपसे स्पीड हो उतनी स्पीड में करें। इससे आपके जो फेफड़े हैं, फेफड़े बहुत अच्छी तरह खुल जाएंगे। अगर आप थक जाए बीच में तो आप सांसों को सामान्य करें। इसे आप दोनों हाथ आगे करके भी कर सकते हैं। इसमें ध्यान रखें कि लोग क्या करते हैं, श्वास पकड़ा, एनर्जी बढ़ी और अपने अंदर भर ली, इस प्रकार ऊपर ही ऊपर करना है। कई लोग क्या करते हैं, नीचे को मारते हैं। जब हम ऐसे करेंगे तो हमारे जो फेफड़े हैं, फेफड़े भी खुलेंगे, प्राणायाम भी होगा और फेफड़े के लिए भी बहुत लाभकारी है। श्वास भरें और आराम करें। अगर आप इसे करेंगे तो देखेंगे आपका पूरा शरीर पसीने हो जाएगा, आप पूरे शरीर में गर्मी आ जाएगी। प्राणायाम सबसे पहले इस प्राणायाम को इसलिए कराते हैं, इसके द्वारा आपकी पूरी नासिका खुल जाती है और पूरे फेफड़े खुल जाते हैं। अगर फेफड़े खुल जाएंगे तो वो अधिक मात्रा में ऑक्सीजन को भर सकते हैं, अधिक मात्रा में वायु अंदर जाएगी। वायु में क्या होती है, ऑक्सीजन। वायु के द्वारा हम ऑक्सीजन लेते हैं, अधिक मात्रा में ऑक्सीजन जाएगी और अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल के बाहर जाएगी। तो सांसों को सामान्य कर लें। ये एक भस्त्रिका थी। अब भस्त्रिका का दूसरा स्टेप कराता हूँ, जो सी भस्त्रिका मैं ज़्यादातर जरूर कराता हूँ। भस्त्रिका में दोनों हाथों को से दोनों घुटनों को जरूर पकड़ते हैं, क्योंकि शक्ति वाला प्राणायाम है। दाहिने हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाई, नासिका बढ़ रहा है और हमने अंगूठे से राइट बंद कर लिया, लेफ्ट नोज खुली हुई है, देख लीजिए, और लेफ्ट नोज से तेज तेज सांस लेकर छोड़ेंगे। इसमें एक सावधानी जरूर रखें, जो पहली बार करें या वो करें, यहाँ पे रुमाल जरूर रख लें। तो क्या होता है, कई लोगों के नाक में बलगम ज़्यादा जमा होता है तो वो पूरा अपना यहाँ से पूरा सड़ा देते हैं। यहाँ पे रुमाल बांध के करें, जितना ही बलगम होगा आपका बाहर आ जाएगा। ये क्रिया का दूसरा चरण।
लेफ्ट नोज बंद करेंगे लेफ्ट साइड के, राइट साइड से ही श्वास भरेंगे, राइट साइड से निकालेंगे। क्रिया का तीसरा चरण, लेफ्ट साइड से श्वास भरेंगे, राइट साइड से निकालेंगे, राइट साइड से भरेंगे, लेफ्ट साइड से निकालेंगे। अनुलोम विलोम की तरह ही है, पर अनुलोम विलोम में बहुत धीमी गति से करते हैं, इसमें बहुत तेज स्पीड से करते हैं, तो इससे आपका पूरा लंग्स वगैरह भी पूरा खुल जाता है। लेफ्ट साइड से श्वास लेना आरंभ करते तो लेफ्ट साइड से श्वास निकालते हुए इसे खत्म भी करते। अब क्रिया का अंतिम व चौथा चरण, दोनों नासिकाओं से एक साथ श्वास भरेंगे, एक साथ श्वास छोड़ेंगे। मोस्टली इसी को जो लोग प्रयोग करते हैं, जो शुरू के 3 चरण थे उनका प्रयोग बहुत ही कम लोग करते हैं। ये भस्त्रिका भी, इससे आपकी नासिका पूरी तरह से खुल जाएगी, आपके फेफड़े अच्छी तरह से खुल जाएंगे। और इसके बाद आप और प्राणायाम भी करते हैं तो वो भी बहुत अच्छे से होते हैं। तो जब भी प्राणायाम करें इसे करें, पर इसे गर्मी, जब ज़्यादा गर्मी हो तो न करें, पर आजकल कोरोना काल चल रहा है, फेफड़े ज़्यादा मजबूत चाहिए तो इम्यूनिटी बढ़ानी है तो इसे जरूर करें। पर इसके साथ में एक शीतलीय शीतकारी जरूर लगा लें, जिससे जो गर्मी इसके द्वारा भरी वो शीतलीय शीतकारी द्वारा शांत हो गई, तो इक्वल मात्रा में आ जाता है। क्योंकि अगर आयुर्वेद में कहते हैं वात कफ पित्त, इन तीनों को संतुलन रहता है, तो हम सोच रहते हैं इनमें से एक भी चीज बिगड़ जाए तो हम, हमारा शरीर क्या है, बीमार पड़ जाएगा। तो संतुलन बनाने के लिए अगर हमने एक चीज ऐसी करी जिससे हमारे शरीर में गर्मी बढ़ गई, तो दूसरी चीज ऐसी कर लेंगे कि वो बढ़ी हुई गर्मी शांत हो जाए, तो वो सामान्य अवस्था में आ जाएगी। अब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम के लिए वही अपनी स्थिति बनाए, हाथ कई लोग ऐसे रखते हैं, कई लोग ऐसे रखते हैं, पर अगर आपको 2-4 मिनट करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपका कंधा ही पूरा प्रभाव में आएगा। पर अगर आपको अनुलोम विलोम का पूरा बेनिफिट लेना है, तो किसी भी चीज़ का बेनिफिट लेना है, तो आपको कम से कम 10 मिनट करना पड़ेगा। 5 मिनट से तो करें ही करें, पर याद रखें 10 मिनट करें तो पूरा प्रभाव लेने के लिए। तो आप कोहनी को इस प्रकार रखेंगे, इससे आप 1 घंटा भी करेंगे तो आपकी कोहनी नहीं रुकेगी। राइट साइड में लेफ्ट साइड से श्वास लें, लेफ्ट साइड से सांस इतनी धीमी गति से लेंगे कि श्वास लेने की आवाज खुद को भी ना आए। जब पूरा श्वास भर जाए लेफ्ट साइड बंद करें, धीमी गति से श्वास निकालें। जब श्वास निकल जाए तो राइट साइड से श्वास धीरे धीरे भरें। जब पूरा श्वास भर जाए तो लेफ्ट साइड से श्वास बाहर निकालें। ये एक चरण हुआ, इसी चरणों को निरंतर दोहराते जाएं। क्योंकि समय का अभाव रहता है, हम तो सिर्फ 3 या 4 आवर्ती करके दिखाएंगे, आप कम से कम 10 मिनट करें।
आंखें बंद करके करें, पूरा ध्यान क्रिया पे लगाएं और लेफ्ट साइड से अपनी शुरुआत करें, लेफ्ट साइड से श्वास छोड़ते हुए क्रिया को पूर्ण करेंगे। इसके बाद कपालभाति। कपालभाति बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। आपके शरीर की 70 से 80% बीमारी तो कपालभाति ही दूर कर देगा। कपालभाति में भी इसे कुछ लोग प्राणायाम बोलते हैं, कुछ शुद्धि क्रिया बोलते हैं। शुद्धि क्रिया है पर आजकल इसे प्राणायाम की तरह प्रयोग करा जाता है, तो इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि ये प्राणायाम भी है और शुद्धि क्रिया भी है। हमें तो वाद विवाद में फंसना ही नहीं है, हमें तो बेनिफिट लेना है। जो भी क्रिया हमें बेनिफिट देगी हम उस क्रिया को कर देंगे। इसके लिए दोनों हाथों से दोनों घुटनों को पकड़े। इसमें भी अलग अलग वो है, इसमें भी 2 तरीके से करा जा सकता है। पहले तो पूरी श्वास निकालें, पूरी श्वास भरें, श्वास भरकर नाभि का चलन आगे पीछे करेंगे, तो श्वास बाहर फेंकेंगे, स्ट्रोक लेंगे और नाभि अंदर चढ़ जाएगी। इसमें भी ध्यान रखें, इसमें अगर कई लोग स्ट्रोक ऐसे लेते हैं, अगर आप इतनी फास्ट स्पीड से स्ट्रोक लोगे तो आपका पित्त बढ़ जाएगा। अगर पित्त बढ़ गया तो बात का पित्त के बारे में बताया, पित्त बढ़ जाएगी तो आपको नुकसान करेगी। तो उसमें आप प्रयास करें 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। अगर आप ऊपर नीचे करेंगे तो आपको नुकसान ही करेंगे। जब आपसे ना रुका होए तो आप सांस खाली, पूरा सांस खाली करके क्रिया पूर्ण करें। इसे बंदों के साथ भी कराया जाता है, पर बंदों के साथ होना थोड़ा सा शुरुआत में मुश्किल रहता है, तो आप फिर शुरुआत में बिना बंदों के साथ करें। और थोड़ा सा खराश मुझे भी होगी आज। और कई बार क्या होता है, थोड़ा सा पता होता है गलत चीज़ खा लेते हैं तो उसका प्रभाव तो रहता ही रहता है। और दूसरा तरीका है जो मैंने अनुभव करा, ज़्यादा प्रभावशाली है, वो तरीका क्या है, आप पूरी श्वास भरें, पूरी श्वास बाहर निकाल दें, अब नाभि का चलन आगे पीछे करें। आपके श्वसन तंत्र के लिए बहुत लाभकारी है। क्योंकि थोड़ा सा तो अंदर होता ही है। प्रकार आप कपालभाति कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि आपने गर्मी बढ़ाने वाले प्राणायाम करें तो ठंडक वाला भी जरूरी है। इसमें ये अग्निसार होता है। अग्निसार और कपालभाति में क्या फर्क होता है, इसमें तो आप वायु को बाहर फेंक रहे थे, अग्निसार में पूरा श्वास भरते हैं, पूरा श्वास बाहर निकालना, मूल बंद लगाया, पूरी श्वास बाहर निकलने के बाद जलंधर बंद भी लगाया और नाभि का चलन आगे पीछे करा, श्वास बाहर रोक। इस प्रकार आप ये कर सकते हैं। और शीतली प्राणायाम, जीवा को बाहर निकाल लें, ओपीसी बनाएं, इस प्रकार श्वास का पूरा भर लेते, पूरा श्वास भर जाए तो अंदर ही रोक के रखें। जब ना रुके तो नाक का द्वारा बाहर निकालें। शीतली है, शीतली प्राणायाम करेंगे तो आपके जो गर्मी बढ़ी है निकल जाता है। शीतली करने से आपका जो कई बार आपको एसिडिक दिक्कत होती है वो भी शांत हो जाती है, आपका बढ़ा हुआ पित्त भी शांत हो जाएगा। आपको अगर कहीं प्यास लग रही है, पानी नहीं है, आप इस प्रकार वायु का पान करेंगे तो वायु आपकी प्यास को बुझा देगा, तो आपको पानी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। प्लावनी प्राणायाम, जो हमारे शरीर में कुपित वायु होती है तो उस वायु को बाहर निकाल देता है। प्लावनी प्राणायाम में क्या होता है, जीव कौवे की तरह से चिप करके हमें पूरा श्वास को भरना होता है। जब पूरा श्वास का पेटा भर जाए उसे होल्ड करें, रोकें,
जब ना होल्ड हो तो हाथ को क्रॉस करें और आगे की साइड लिखते हो, मुंह के द्वारा पूरा श्वास बाहर फेंकें। एक क्रिया करके दिखाएंगे सिर्फ आपको। ये एक तरह से जैसा कुंजल करते हैं, कुंजल में पानी से करते हैं, एक तरह से वायु कुंजल हो गया। इससे जितनी भी हमारे आपकी बड़ी भी गर्मी होगी और कुपित वायु भी सब पूरे बाहर निकल जाता है। अंत में एक भ्रामरी प्राणायाम जरूर करेंगे। अगर आप कान में किसी प्रकार की भी ब्लूटूथ वगैरह हो, लीड वगैरह हो, बाहर निकाल लें। भ्रामरी की स्थिति पहली 2 उंगलियां आंखों पे, तीसरी नासिक और लिप्स के बीच, चौथी निचले लिप्स के नीचे, अंगूठा कानों के अंदर, और भवरे के समान गुंजन क्रिया करनी है। इस प्रकार आप भ्रामरी क्रिया कर सकते हैं। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। भ्रामरी करने से हमारा मन मस्तिष्क पूरा शांत हो जाता है। अगर ये पूरे शरीर का संचालन हमारे मस्तिष्क के द्वारा ही होता है। अगर हमारा मन मस्तिष्क पूरा शांत है तो बहुत अच्छे से होता है। और आप सभी जने जो मानसी जी आए हैं, हमारे संस्थान की तरफ से आए हैं, सबका ही बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें देखा है। तो जिस प्रकार हम कोई भी क्रिया है प्रार्थना से शुरू करते हैं, प्रार्थना से करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा खान पान के बारे में बताना चाहूँगा। थोड़ा सा अगर आप खान पान का ध्यान रखेंगे तो आपका अच्छा रहता है। खाने में आप उबली हुई सब्जियों का प्रयोग करें, हल्की सब्जी खाएं, और जो आपका मौसमी फल सब्जी है वो ज़रूर लें। क्योंकि हमारी 3 प्रकार की भूख होती है, हित भूख, मित भूख और ऋतु भूख। ऋतु भूख का मतलब जो थोड़ी सी खांसी हो गई है, प्यास लग रही है थोड़े से, तो इसके लिए क्षमा। तो जैसी हमारे शरीर की ज़रूरत है, आपने देखा है गर्मी में पसीना बहुत आता है, पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो हर खीरा फल में भी आपका तरबूज हो गया, खरबूजा होगा, सब ऐसी चीज़ें आती है जिसमें पानी भरपूर मात्रा में हो, ककड़ी वगैरह, जिससे कि हमारी पानी की पूर्ति हो जाए। अब गर्मी आती है तो गर्मियों में क्या होता है, हमें ठंड लगती है तो गर्म चीज़ों की आवश्यकता, तो खजूर और हरी साग सब्जियाँ वगैरह ये सब चीज़ें आती है जिनमें गर्मी ज़्यादा होती है। तो इसलिए ऋतु फल खाएंगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। अगर आप सोचे कि आप खीरे का उपयोग सर्दियों में, सर्दियों में ठंडी है, खीरा भी ठंडा है, तो जब आप ठंडे हैं और वो ठंडा खाने का आपको नुकसान करेगा। और ऐसी गर्मियों में अगर आप खजूर खाओगे तो आप शरीर में तो गर्मियों को नुकसान करेगा। तो इसलिए खाने पाने पर ध्यान रखें। आप प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। किसी भी ज्ञान ध्यान आधा
डाला आपके